नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सानवान। एक बात आपने कई बार सुनी होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कानून अपना रास्ता तय करेगा। इस वाक्य को बहुत सामान्य तौर पर कह तो दिया जाता है, पर क्या ये इतना सामान्य है? कानून किस नीयत से बनाया गया है और उसे किस तरह लागू किया जा रहा है, इन दिनों इसी बात पर बहस चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वे पद से इस्तीफा दे चुके थे। तो अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है, पहले ये समझते हैं। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। एक साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, जिसमें पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, मनीष सिसोदिया और साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ साथ अरविंद भी शामिल थे। ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली। ये बात साबित होती है सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा के बयानों से, जो इस केस में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस कथित एक्साइज घोटाले में अभियुक्त नहीं है, लेकिन ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शामिल थे। इसे ऐसे समझिए कि जो घोटाला हुआ, उससे जो पैसा आया, उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करने, उसे छिपाने, उसे रखने से जुड़े फैसलों में अगर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शामिल है और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन सकता है। लेकिन केजरीवाल ने इस घोटाले के पैसे को इस्तेमाल किया या नहीं, ये तो ट्रायल में ही पता चल पाएगा। उनका ट्रायल शुरू होगा जब एक्साइज घोटाले का ट्रायल शुरू होगा, लेकिन 1.5 साल से ये ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो पा रहा? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले की जांच अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद एक चार्जशीट फाइल हुई, जिसमें कहा गया कि विजय नायर ने आप नेताओं के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत ली है। फिर फरवरी 2023 में कुछ और गिरफ्तारियां होती हैं और 2 महीने बाद अप्रैल में ईडी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है राघव मगुंटा और कुछ दूसरे व्यापारियों के खिलाफ। फिर तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है कुछ और व्यापारियों के खिलाफ। फिर चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। फिर 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है संजय सिंह के खिलाफ। इन नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगने के चलते इस केस में ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया है। तो फिर इन अभियुक्तों को जमानत क्यों नहीं मिल रही? पीएमएलए एक ऐसा कानून है जहां जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है अगर जांच एजेंसी जमानत का विरोध करे तो। पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 में जमानत से जुड़ी 2 शर्तें हैं। पहली कि सरकारी वकील को जमानत के खिलाफ अपनी बात रखने का मौका मिलना जरूरी है, और अगर सरकारी वकील जमानत के खिलाफ है तो फिर कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या इस बात को मानने के कारण है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है और जमानत मिलने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा। अब इसमें खुद को बेगुनाह साबित करने का भी भार अभियुक्त पर ही है। जब तक वो ये साबित ना कर पाए तब तक उसे अपराधी ही माना जाता है। इसलिए रिमांड के वक्त या केस के शुरुआती दौर में जमानत की सुनवाई पर कोर्ट में ये साबित करना ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो नवंबर 2017 में अपने एक फैसले में पीएमएलए के सेक्शन 45 को ही असंवैधानिक ठहरा दिया था, लेकिन मार्च 2018 में सरकार ने इसे अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट में शर्त नहीं बदली, सिर्फ एक शब्द बदला। पहले लिखा हुआ था कि उस अभियुक्त को ऐसे केस में जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा हो, उसमें ये जमानत की शर्त है। उस 3 साल से ज्यादा वाले वाक्य को बदलकर लिख दिया गया कि इस कानून के तहत अगर कोई अभियुक्त है तो उसे इन शर्तों को सेटिस्फाई किए बिना बेल नहीं मिलेगी, और ये कानून फिर चलने लगा। इसी तरह के प्रावधान यूएपीए कानून में भी हैं और इसलिए वहां भी जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। एक उदाहरण देखिए, ईडी ने पहला पीएमएलए केस 2008 में दायर किया था ओपीएम इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर और बाकी कुछ लोगों पर, लेकिन 15 साल बाद इस केस में सारे अभियुक्त बरी हो गए। 15 साल लगे। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कानूनों में प्रोसेस इज पनिशमेंट। दूसरी बात यह कि नियम के मुताबिक अगर किसी जांच एजेंसी ने किसी अभियुक्त को रिमांड पर लिया है तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। किसी केस में ये ड्यूरेशन मैक्सिमम 90 डेज की हो सकती है। अगर इतने दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो अभियुक्त अपने आप जमानत से एंटाइटल हो जाता है। लेकिन इस केस में मुख्य चार्जशीट के अलावा 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट लग चुकी हैं, इसलिए भी जमानत में रुकावट आ रही है। लेकिन ये रुकावट सबकी जमानत पर नहीं है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि एक पैटर्न चल रहा है। पहले गवाहों से बयान लिए जाते हैं, लेकिन उनमें केजरीवाल का नाम नहीं होता। फिर उन गवाहों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जमानत नहीं मिलने दी जाती। फिर उनसे डील करके अप्रूवर बनाया जाता है। फिर उन्हें कमर दर्द की शिकायत होती है और ईडी उनकी जमानत का विरोध नहीं करती। वे जेल से बाहर आ जाते हैं। सिंघवी के मुताबिक अगले दिन केजरीवाल के खिलाफ बयान आ जाता है। फिर मामले में किसी सह अभियुक्त का बयान रिकॉर्ड होता है। सारा का सारा मामला इन अप्रूवर्स, कुछ सह अभियुक्त और दिल्ली के एलजी के बयानों पर बुल लिया गया है। लेकिन पिछले 1.5 साल में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
एक घटनाक्रम देखिए। दिल्ली एक्साइज घोटाले पर सीबीआई भी जांच कर रही है और ईडी भी। इस मामले में शराब व्यापारी दिनेश अरोड़ा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया। उन्हें नवंबर 2022 में जमानत मिल गई। इस तरह की बातों से अभिषेक मनु सिंघवी की बातों को बल मिलता है कि जिन लोगों ने सरकारी गवाह बनना मंजूर किया, उनकी जमानत को ईडी ने नहीं रोका। आमतौर पर किसी सरकारी गवाह को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन इसी केस में उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने आप नेता संजय सिंह का नाम लिया। इससे पहले किसी के भी बयान में संजय सिंह का नाम नहीं था। इस बयान के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनेश अरोड़ा जमानत पर बाहर आ गए और जनवरी में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह स्पेन में मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर पिछले महीने इस मामले में अभियुक्त इंडो स्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि वे 17 महीने से जेल में हैं और ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी कि इस आधार पर तो जमानत नहीं मिल सकती। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की पड़ताल में वक्त तो लगता है। अब इसी पर एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच 20 मार्च को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि डिफॉल्ट बेल का मकसद ही ये है कि जब तक आप जांच पूरी ना कर लें तब तक अरेस्ट ना करें। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। आप बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते नहीं रह सकते और अभियुक्त बिना ट्रायल जेल में पड़ा रहे। जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस केस में अभियुक्त 18 महीने से जेल में है, हमें ये परेशान कर रहा है। ट्रायल शुरू होना चाहिए जब भी आप किसी को अरेस्ट करें। जस्टिस खन्ना ने याद दिलाया कि हमने मनीष सिसोदिया के केस में भी ये बात कही थी कि अगर कोई लंबे समय से जेल में है और ट्रायल में देरी हो रही है तो कोर्ट जमानत दे सकता है। पीएमएलए का सेक्शन 45 जमानत को नहीं रोक सकता क्योंकि ये अधिकार आर्टिकल 21 से आता है। जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी तो सख्त की, लेकिन जमानत नहीं दी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी जस्टिस खन्ना ने ही 30 अक्टूबर 2023 को सुनवाई की थी, लेकिन जमानत नहीं दी थी। उस बात को भी 5 महीने होने वाले हैं और ये बात सिर्फ जस्टिस खन्ना ने नहीं की। इससे पहले भी अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया था। जस्टिस कृष्णा मुरारी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि बिना केस के जांच पूरी किए कोई जांच एजेंसी अरेस्टेड व्यक्ति को सिर्फ डिफॉल्ट बेल के अधिकार से वंचित रखने के लिए चार्जशीट या प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करती नहीं रह सकती। बेंच ने कहा था कि अगर ये कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में तकनीकी पहलुओं के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार करता है तो इससे एक गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जिसका नतीजा होगा कि इस देश के लोग सरकार के मनमाने और निरंकुश अत्याचार के अधीन हो जाएंगे। लेकिन पीएमएलए कानून और ईडी के अधिकार क्षेत्र इतने ताकतवर हैं कि इसकी तुलना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाकी सेक्शन से नहीं की जा सकती। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुयन ने एक इवेंट में कहा कि पीएमएलए में जो पावर्स दी गई हैं उन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है और अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया तो ईडी के बारे में नकारात्मक धारणाएं बनेंगी। अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया तो देश को नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन के ऑब्जर्वेशंस की भी याद दिलाई। एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसे सही केस भी हो सकते हैं जहां ईडी की जरूरत है, लेकिन ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां ईडी को गलत नियत से लाया गया हो। कोई मैकेनिज्म तैयार करना होगा, खासकर वहां जहां राज्य और केंद्र में रूलिंग पार्टी अलग अलग है। कुछ तो बेहतर करना होगा ताकि जहां सही केस हैं वे सिर्फ इसलिए ना बच निकलें क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी केस हैंडल कर रही है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि गलत नियत से कोई विच हंटिंग की जा रही हो। लेकिन विच हंटिंग के अलावा ईडी पर कुछ और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी और उन्होंने 335 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारी डिटेल्स सार्वजनिक करने को कहा। इन डिटेल्स के सामने आने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। औरोबिंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी को भी दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद शराब बेचने के लिए कुछ जोन मिले थे। इस मामले की शुरुआत में उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने इस केस में किसी को रिश्वत नहीं दी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने बयान में केजरीवाल का नाम लिया। इसके कुछ महीने बाद उन्हें भी जमानत मिल गई। इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से पता चला कि नवंबर 2022 में अरेस्ट के 5 दिन बाद उनकी कंपनी ने भाजपा को 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मनी ट्रेल तो भाजपा की ओर जा रही है, इसलिए भाजपा को अभियुक्त बनाइए। मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन किसी एक केस में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी साबित होता है तो समझ लीजिए उसके बाद उसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी या उससे चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पैसा कमाया तो पैसा टेंटेड है।
मनी लॉन्ड्रिंग को कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस बना दिया गया है। सुनने में तो ये सही लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ कितने केसेस में? ईडी पर ये सवाल पिछले साल भी उठे थे कि एजेंसी सिर्फ केस दायर करती रहती है और मामला कहीं पहुंचता नहीं। इसलिए ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक का डेटा अपनी वेबसाइट पर लगाया और कहा कि नहीं, हमारा कन्विक्शन रेट तो 96% है। 96%, ये कैसे? 2005 से लेकर, यानी कि जब से ये पीएमएलए कानून लागू हुआ है, ईडी 5,906 एफआईआर दायर कर चुकी है। इनमें से सिर्फ 1,142 केस में चार्जशीट दाखिल की है। गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 25 में ही ट्रायल पूरा किया गया है। उसमें से 24 में अपराध साबित हुए हैं। 25 के आधार पर प्रतिशत बनाएंगे तो 96% हो जाएगा, लेकिन बाकी 5,881 केस का क्या? ये तो 1% भी नहीं हुआ। ये हालत तो तब है जब इतनी पावर ईडी को दी गई है। सीबीआई का जितना स्टाफ है उसका 1/3 भी ईडी में नहीं है। फिर भी एजेंसी 2014 के बाद से 121 बड़े नेताओं पर जांच बैठा चुकी है, रेड कर चुकी है, कुछ में तो गिरफ्तार भी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पिछले साल एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में उन नेताओं के नाम थे जिन पर ईडी या सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पर जांच बंद हो गई। अब जरा साउथ के इस ग्रुप को देखें। दिल्ली एक्साइज स्कैम में आंध्र प्रदेश से सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव भी अभियुक्त थे, जो अप्रूवर बन गए। अब मगुंटा अपने बेटे सहित टीडीपी में शामिल हो गए हैं। मगुंटा ने जब पार्टी छोड़ी तो बताया कि इस बार उनके बेटे राघव चुनाव लड़ेंगे। गौर करने वाली बात है कि वहां टीडीपी और बीजेपी अलायंस में है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे उदाहरण से विपक्ष आरोप लगाता है कि जब तक कोई सत्तारूढ़ पार्टी में है तो उसके आपराधिक केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, विपक्ष में आ जाए, तो उसके केस खोल दिए जाते हैं। एक समय था जब खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता खुलकर कहते थे कि कांग्रेस सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है। ऐसा पहले भी कितनी बार सुनने में आता रहा है कि किसी क्षेत्रीय पार्टी को सीबीआई केसेस का डर दिखाया गया और इसलिए उन्होंने किसी मुद्दे पर संसद में वोट किया या वॉकआउट किया। अब भी पंजाब और पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आती हैं जहां नेताओं की आलोचना करने की वजह से विपक्ष के लोगों पर केस लाद दिए जाते हैं। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार से निपटने के लिए होना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दलों पर लगने वाले ये आरोप लोगों को सामान्य लगने लगे हैं कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मन मुताबिक कानून बनाकर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इसे इस तर्क पर नहीं टाला जा सकता कि सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई का मामला नहीं है। ये देश के लोकतंत्र, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास का मामला भी है।